आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल मेरा इंतजार था तुमको, आज मैं इंतजार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 7वां अध्याय। और ये जो 7वां अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, और कहा जाती है भूगोल का अंतिम अध्याय। ठीक है, आप लोग का ध्यान गाना पे नहीं ना गया है जी? हाँ, जो प्यार में है वो बर्बाद है, समझे? जो प्यार कर रहा है उसका अंतिम जो लक्षण है या उसकी अंतिम अंतिम क्या होने वाला है एंड फ्यूचर क्या होने वाला है, इतना समझो कि बर्बादी होने वाला है। ठीक है, कितना भी प्यार कर लो लास्ट में बर्बादी के राह पे आके छोड़ ही देता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को जीवन में, सबके जीवन में ये सब चीज़ें होती रहती है। प्यार मोहब्बत नॉर्मल सी चीज़ें, लड़का लड़की से अट्रैक्ट होगा ही, लड़की लड़का से अट्रैक्ट होगा ही, तो प्यार होगा ही, ये नॉर्मल चीज़ें। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं हद से ज़्यादा हो जाते हैं, उनके बिना नशाबाजी शुरू, गांजाबाजी शुरू, सब करना शुरू कर देते हैं। बट वो तो जो जो आपको छोड़ा है वो तो मज़े में है, तो फिर आप कष्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए आप पढ़ाई करो। ओके, चलो भाई, इसलिए मैंने थोड़ा सा गाना इसलिए गाया कि ताकि आप लोग का ध्यान जो है यहाँ पे खींच लो। इससे तो मैं कोई सिंगर हूँ नहीं। ओके, तो भाई आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल का 7वां अध्याय, वन शॉट होने वाला। ये पूरा अध्याय जो है एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा और एकदम जबरदस्त तरीका से समझ में भी आ जाएगा। ओके ना, कोई दिक्कत जी नहीं। देखो आप लोग का इतिहास जो है अरे भैया यहाँ पे कहीं चल रहा है। इतिहास जो है आप लोग का, इतिहास पूरा बुक आप लोग का खत्म हो चुका है, पूरा बुक खत्म। आप लोग का जो राजनीति शास्त्र है, ठीक है, राजनीति शास्त्र ये भी जो है पूरा बुक आप लोग का खत्म हो चुका है। और ये जो रहा आपका भूगोल, ठीक है, भूगोल भी जो है पूरा बुक आप लोग का समाप्त हो चुका है विथ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, विथ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई भी अध्याय, जिस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखना है आप लोग को सर्च कर लेना है यूट्यूब पे, जैसे कि इसी का अध्याय का देखना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्वेश्चन आंसर बाय आर्यन सर। ओके, लिख दीजिएगा, आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाते हैं। और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है क्या है सर जी, बोरिंग सब्जेक्ट है। नहीं, अगर पढ़ाने वाला बोरिंग मिल जाए तो हर कुछ बोरिंग लग जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ाने वाला थोड़ा स्टाइलिस्ट मिल जाए, फनी वे में पढ़ा दे, किसी चीज़ को समझाने का तरीका अपना अपना होता है। ऐसा नहीं कह रहे हो कि टीचरें खराब है, नहीं, सबका तरीका अलग होता है। जो ये भी वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चे को मैं भी पसंद ना आऊँ, हो सकता है ना, तो सबका पसंद अलग अलग होए। लेकिन मैं अपनी 100% देना चाहूँगा कि ताकि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो बबुआ हो, यहाँ पे आओ सब, और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? जो राष्ट्र का, जो हम लोग का, जो देखो हमारे जिंदगी में, अपने जिंदगी में लेके, किताबी भाषा में अपनी जिंदगी में लेके समझाते हैं। अब अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बात करें, आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? एक नॉर्मल परिवार से होंगे, एक सिंपल परिवार से होंगे, कोई हाई लेवल के परिवार से होंगे। तो दूसरे की चीजों को हम लोग जब देखते हैं, जो अमीर आदमी है ना, जो अमीर आदमी, अरे वाह ओकरा पास फॉर्चूनर है, हमारा पास मोटरसाइकिलों हो जाता तो मजा आ जाता, ये सोच रहे हैं ना। ये सोचना भी जरूरी है, क्यों? सोचेंगे तभी तो हम करेंगे। तो वही अर्थव्यवस्था, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होता है, तो हम लोग का जो पूरे भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है, और वो किस पे डिपेंड करता है? तो प्रति व्यक्ति आय पे डिपेंड करता है। अब भैया बता लो कि इसमें जो है पूरा प्रति व्यक्ति आय सबका 500 रुपया है। ये पूरे देश का जो है 500 है, और कोनो देश का प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है। अब एक में कोई कोई आदमी का हजारों होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, उससे कोई नहीं, पूरा आय निकाला जाता है भाग देके। ठीक है, दूसरी बात की यहाँ पे मान लो चीन है, चीन का जो चीन का प्रति व्यक्ति आय 600 रुपया है। तो मतलब ये जो देश अपने भारत से, ये जो देश है चीन, ये कहीं ना कहीं इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, काहे कि प्रति व्यक्ति आय अच्छा है। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय अगर जिस देश की अच्छा है, उस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतरीन होगा, है कि नहीं?
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं कैसी है, ठीक है, किस प्रकार से बदला। हालांकि देखो, अगर हम लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपने देश को ऊपर से ऊपर लेवल पे ले जाना चाहे, भारत के लिए बहुत ही कम समय में ये कर सकते हैं। कहेंगे कैसे सर? सारा कुछ छोड़ देगा, सारा कुछ मतलब इंटरनली जो है आपके भारत के अंदर इंटरनली जो समस्या है उसको छोड़ दो और राष्ट्रीय आय पे ध्यान देने लगो, राष्ट्र देश को बढ़ाने पे ध्यान देने लगो, तो देखो कैसे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। सरकार आपको जो भी हो सके हमेशा देने के कोशिश में रहते हैं। राशन हो गया, पानी हो गया, हर चीज सरकार आपको देने की हमेशा चाह रखती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी फ्री में थोड़े देते हैं। हाँ भाई देते हैं ना, उससे कम रेट में तो आपको दे रहे हैं, है कि नहीं जी। तो सरकारी चीजें बहुत सारी चीजें, जैसे अस्पताल चले जाओ, ठीक है, अस्पताल चले जाओ, आराम से वहां पे जाओ, इलाज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही दूसरे देश में जाओ, लेकिन वहां सरकारी अस्पताल मिलता ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल मिलेगा, प्राइवेट स्कूल मिलेगी, सरकारी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वो लोग देखते हैं ना कितना बढ़िया से मजा ले रहा है। तो वही चीजें हैं, भारत जो है देखो सबको मिला के चलने वाला देश, बात समझ में आ रहा है। छोटका बड़का नन्हका मुन्हका सबको एक साथ लेके चलने वाला भारत एक अकेला देश है। इसलिए इसको इधर उधर में काम लग जाता है, इधर पैसा इन्वेस्ट होता। पुलिये बनवाना है तो 10 गो पुलवा बनवाना पड़ता। पुल में समझते हैं ना जी, पुल में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है, पुल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च। आप कुछ लोग कहेंगे सर जी टैक्स भी तो लेते हैं। हाँ टैक्स लेते हैं, लेकिन लोगों के समस्या जो होता है वो गाँव वाला पुल से कौन भारत सरकार को टैक्स जाता है जी? कोई बता दे कि भारत सरकार को टैक्स जाता है। जो गांव में देखते हैं पुल बना दिया जाता है, हर जगह घर रास्ता बना दिया जाता है, रोड बना दिया, हर जगह से टैक्स नहीं जा पाता, उस चीज़ों का हर जगह से टैक्स नहीं जाता। वो आपके लिए सरकार जन कल्याणकारी योजना के तहत वो काम करते हैं। टैक्स तो लेते हैं लेकिन हम लोग के लिए ही काम कर। सरकार किन का? मेरा, क्योंकि हमने सरकार को बनाया है। और सरकार किन के लिए काम करेंगे? मेरे लिए काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये अपने देश का जो है एक अलग ही लेवल है। बात समझ में आ रहा है? तो आज का जो अध्याय है एकदम जबरदस्त होगा। आज के अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, बहुत ही बेहतरीन अध्याय। अगर मैं बात करूं जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो भारत का जो है भारत का जनसंख्या विश्व में दूसरा स्थान पर है। अर्थव्यवस्था में अगर देखिएगा, अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सातवां स्थान, ठीक है, भारत का है, ठीक है। और देखो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जी? जल्दी सी बात कमेंट करके बता दो, हम ये नहीं बताएंगे, आप बता दो, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश और भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य, छोटा तथा बड़ा राज्य, ये बात भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। क्या है कि ये वाला बात जो है हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं जी, समझे, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग अध्याय पे आते हैं और देखते हैं देश की जीवन रेखाएं किसको कहते हैं। परिवहन, देश जिस पे निर्भर हो रहा है ना, परिवहन हो गया गाड़ी घोड़ा, गाड़ी मोटर, ठीक है, गाड़ी मोटर, ठीक है। संचार हो गया आपका सूचना, जो कहते हैं सूचना प्राप्त। आप कहेंगे सूचना प्राप्त क्या? जैसे कि मोबाइल हो गया, न्यूज़ हो गया,
न्यूज हो गया, ये सब आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं। देश की जो है जीवन रेखाएं अगर आपको पूछेगा तो बताइएगा, परिवहन और संचार के आधुनिक सेवा जो है जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है, एक दूसरे को पास लाना। अब बताइए, अगर हम चाहें कि दूसरे देश से हम संबंध नहीं रखेंगे, रिलेशन नहीं रखेंगे, तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग का जो है एक देश से दूसरे देश में आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, भारत के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, भारत के अंतर्गत बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी जो दूसरे देश के, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो देश के बाहर के कंपनी है, भारत में जो है वो अपना बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाया है। जैसे कि बात कर लो, कोको कोला वगैरह सब है, वो सब जो है दूसरे देश से अपने देश में क्या कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है। अब यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है, फैक्ट्री तो लगा रहा है लेकिन यहाँ के लोग को रोजगार मिल रहा है, यहीं के श्रमिक वगैरह रहते हैं, वो तो सिर्फ मालिक है भैया, अपना जहाँ सेल करना है, कैसे क्या करना है, प्रोडक्ट क्या करना है, वो चीज़ बनाते यहीं के लोग हैं और सेल यहीं पे होती है, ये सभी चीज़ें होती है। तो एक देश से दूसरे देश में कनेक्ट रहना ही चाहिए। और ये कब होगा, जब संचार की सेवा होगी। संचार बोले तो एक जगह से दूसरे देश में क्या कमी है नहीं है हम देखते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है, देख रहे हैं वहाँ पे नया क्या चीज़ आया है, देखते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ पे, खरीदते हैं, फिर अपने देश में उस चीज़ों को लाने का काम करते हैं। तो देखो, परिवहन भी होना चाहिए। परिवहन बोले तो साधन होना चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए। अब रास्ता में आ जाता है आप लोग का कौन सा रास्ता, 3 थल होता है, 3, एक जल स्थल, एक वायु स्थल और एक रोड वाला। बस समझ में आ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। जैसे वायु सेना, जल सेना, थल सेना बोलते हैं ना जी, तो उसी प्रकार से ये भी परिवहन भी वही उसी प्रकार से सेम, ठीक है। अब देखो, जहाज, हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश जाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट, ठीक है। और परिवहन, जहाँ पे हवाई जहाज नहीं जाता वहाँ पे समुद्री जहाज जाता है, समुद्र से। तो भारी भरकम जो सामान होता है वो ज़्यादातर समुद्री रास्ते से ही आता है। और आपका जो हो गया, एक देश से दूसरे देश पे रास्ता भी गया है, ठीक है, स्थल, रोड भी गया है, सड़क भी गया है। तो वो चीज़ एक साधन है जिससे हम यहाँ के सामान को वहाँ बेच सके और वहाँ के सामान को ला के यहाँ पे भी बेच सके। तो इससे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश का क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो वही है, परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन से जो लोग एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलता है, उसी को क्या बोला जाता है, देश की जीवन रेखाएं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं परिवहन का साधन। मैं आप लोग को फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि बहुत सारे अब आज के डेट में देखिए बस चलने लगा, बस के अंदर एसी आ गया। पहले देखो, ये चच्चा जी को देख रहे हो ना, ये ठेला आया है, ठीक है। अगर हम लोग को कहीं से आना जाना होता था तो इसी से जाना होता था। उससे भी पहले जो था साइकिलवे था, साइकिलवा में 2 गो लगा दिया और चक्का, सॉरी एगो, 2 तो पहले से रहता है, एगो और चक्का लगा दिया, ठेला बना दिया। तो मानव जो है धीरे धीरे विकास करते गया, उसी को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ देखो ठेला बना दिया। ये रिक्शा कहलाता है ना जी, ये रिक्शा हो गया, ये ठेला हो गया, जिसपे सामान लाद के जाते थे और ये पे दो लोग जो है 2 जन बैठ के जाते थे। इससे भी पहले का जो था साइकिल था, उससे पहले बैलगाड़ी था, उससे लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। और बैलगाड़ी से पहले लोग पद यात्रा ही करते थे, शादी उदी होता था उनके तब बैलगाड़ी जाता था एकदम। अगर उनसे भी पहले जाओ तो एकदम पालकी पाती थी लड़की, ऐसे करके ये दोनों चारों कन्हा पे जो है लेके आते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे जो है संसाधन इतना बढ़ते गया। अब हई वाला झील वाला देखो, ये बस है और हई बस में जो है एसी उसी सब चीज़ है, एकदम मस्त तरीका से जाओ। यहाँ पे भी बस है, मेट्रो चलने लगा, ट्रेनें चलने लगी, हवाई जहाज चलने लगी। इससे क्या हुआ, हम लोग को आसान हो गया, एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसान हो गया। भैया यहाँ से जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, 1 से 2 घंटे में आपका सफ़र कंप्लीट है। अगर ट्रेन से जाओगे 2-3 दिन लग जाएगा, है कि नहीं। तो साधन है दुनिया का, बहुत सारे ये परिवहन में ऐसे ऐसे संसाधन हो गया कि लोग जो है आज के डेट में आसमान पे भी जाने के लिए तैयार
है कि नहीं जी। तो धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। परिवहन का साधन, परिवहन का साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल हो गया, वायु हो गया, जल परिवहन हो गया, ये सब चीजें। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं संचार के साधन। वे साधन जो सूचना, समाचार, संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फोन हो गया, ईमेल हो गया, आदि हो गया। ये हो गया संचार के साधन। आज के डेट में देखिएगा, लड़की को कुछ हुआ उधर वो अपनी मम्मी को फोन करेगी, मम्मी हमरा सास हमरा ये बोल लो, उधर से मम्मी कहेगी हाँ काहे बोली, उनको भी तुम बोलो। तो अब देखो एक दूसरे से कनेक्शन लगना शुरू। अब देखो गर्लफ्रेंड को फोन किया, हाँ खाना खाए, बाबू पानी पी ली, तो ये सब क्या हुआ, कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ रहा है। तो आज के डेट में कुछ भी हुआ पट से, अब भैया आप रहो मुंबई में, आपकी गर्लफ्रेंड हो कहीं और, पट से कनेक्शन जुटेगा। बाबू हमने आज ये चाउमीन खाया, चाउमीन में देखा पनीर था, बोला अच्छा वहाँ पनीर मिलता है। तो ये आज के डेट में ना शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पट से एक समाचार को दूसरे समाचार तक पहुँचा दिया जाता, मतलब दूसरे जन तक दिया जाता है। कर्नाटक में क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है हमें पता है, बिहार में क्या चल रहा है हमें पता है। तो मतलब आज के डेट में इतना ये चीज़ें बढ़ गई कि पूछिए मत, और डायरेक्ट लाइव देख भी लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें हो गया संचार के साधन। संचार के साधन वे साधन है जो सूचना, समाचार, संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जैसे समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया। ये सब क्या हो गया, संचार के साधन हो गया। आगे हम लोग समझते हैं संचार के साधन में ही, संचार के साधन जो है दो प्रकार का होता है। संचार के एक निजी साधन हो गया और जन संचार के साधन हो गया दो। तो संचार के निजी साधन में हो गया डाक सेवा। अब डाक सेवा का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। अब गाड़ी का कागज हो गया, डीएल हो गया आपका, ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, एटीएम हो गया और आधार कार्ड हो गया, जो जो सरकारी कागजात थोड़ा मोड़ा है वो सब इसके माध्यम से आता है। बाकी तो आजकल मेल कर देता है वही पा जाता है, ठीक है। टेलीफोन सेवा दो, ये दोनों अब पुराना हो गया, ये दोनों जो है क्या हो गया, ओल्ड हो गया। इसका अभी तक यूज किया जाता है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। कुछ सामान भिजवाना है वहाँ से भिजवाता है। आज के डेट में देखो डाक सेवा अभी तक इसलिए जीवित है कहा कि फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन मारा, ट्रांसफर कर दिया, वो डाक सेवा ही हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखो जन संचार के साधन में आ जाता है रेडियो, ठीक है, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, टीवी को बोला जाता है, कंप्यूटर हो गया, समाचार पत्र, मैगजीन हो गया। अब कंप्यूटर में आ जाता है इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ई कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, ठीक है, ये सब आ जाता है आज के डेट में बहुत चीज़। अब व्हाट्सअप नहीं लिखा है यहाँ, व्हाट्सअप वो लिखना चाहिए, इंस्टाग्राम लिखना चाहिए, ये मोबाइल में आ जाएगा ना, इसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, इंटरनेट में फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब यही में पट से मेल करो फट से आ जाएगा। तो आजकल इसका जो है दूसरे तरह से भी उपयोग करते लोग बाबू सोना करने के लिए, समझे कि नहीं। चलो भैया ये जो ये चीज़ समझाना था आप लोग को। अब देखो परिवहन का जो साधन है, परिवहन के साधन में स्थल मतलब जमीन हो गया, स्थल मतलब जमीन, और जमीन का जो परिवहन साधन है क्या है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। देखो सड़क परिवहन तो आप लोग समझते हैं जो गांव में हो ज़्यादातर होता है, गांव और कस्बा, ठीक है, कस्बा में होता है। रेल परिवहन तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पटरी पर रेल चलती है, ठीक है। पाइपलाइन जो सड़क होती है ना, ये क्या है, सड़क है, और सड़क के बगल में ही यहाँ पे नाला टाइप का बना रहता है, नाला, यहीं के इसी के बगल में पाइपलाइन होती है। क्या होती है, पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन अब तो हो जाएगा यहाँ पे, पाइपलाइन तो एक होता है पानी वाला, पानी गैस और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो पाइपलाइन के द्वारा जाता है, तेल भी होता है ना, तेल, ठीक है। ये सब जो है पाइपलाइन के द्वारा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते आगे देखते हैं जल परिवहन में आप लोग का हो गया आंतरिक जल, जो मतलब समुद्र के अंदर, आंतरिक जल का मतलब हो गया समुद्र के अंदर, ठीक है, आंतरिक जल परिवहन। समुद्री परिवहन जो हो गया, जैसे इसमें हो गया जहाज वगैरह जो ऊपर चलता है, ठीक है, जहाज हो गया। और समुद्री जहाज भी होता है,
ठीक है, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज जो जहाज पानी के अंदर चलता है, ठीक है। और वायु संसाधन में हो गया घरेलू विमान सेवा, ठीक है, घरेलू विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। ये सब हो गया वायु में। एक होता है घरेलू विमान सेवा जो नॉर्मली रूप से घरेलू मतलब हो गया खुद का ले लिया है, ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया। सार्वजनिक प्राधिकरण जो सभी लोगों के लिए, कुछ लोग निजी विमान सेवा रहता है, किसी के लिए लोग के लिए पर्सनल रहता है। एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होता है जो दूसरे देश से इस देश को कनेक्ट करता है। सार्वजनिक प्राधिकरण में हो गया जो सभी लोगों यूज कर सकते हैं, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग के लिए जो है यहाँ से वहाँ जाने का। एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होता है जो एक देश से दूसरे देश को पहुँचाने का काम करते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं जी सड़क परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देश हैं, देश में से एक है। यह सड़क जाल जो है, यह सड़क जाल लगभग 65 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन, रेल परिवहन पहले प्रारंभ हुआ था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है। निर्माण करने में मतलब बनाने में जो है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक होता है बनाने में। ये जो है सड़क परिवहन अच्छा होता है, इसमें कम खर्चा होता है, लेकिन रेल परिवहन में अधिक खर्चा होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, देखते हैं भारत में सड़कों का प्रकार, ठीक है। भारत में सड़कों का प्रकार, भारत में सड़कों का सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्ग में? 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो आइए सबके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, पहला ये हो गया, ठीक है, जो 4 महानगरों को जोड़ता है। आगे हम मैप में आप लोग को दिखा देंगे। दूसरा आप लोग का हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा आप लोग का हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा आपका हो गया राज्य राजमार्ग, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। चौथा हो गया आपका जिला मार्ग, जिला के प्रशासनिक केंद्र को जिला के मुख्यालय से जोड़ता है, वो हो गया। अन्य सड़कें वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने का काम करता है। और सीमांत सड़कें, याद रखिएगा सीमांत सड़कें कभी कभी पूछ देता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। देखो 4 महानगर कौन सा हो गया? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई और ये कोलकाता। ओके, ये चीजें देखो यहाँ पे है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। देखो उल्टे हम बोल दिए क्या जी? आइए, दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने का 6 लेन वाला राजमार्ग है। उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और पूर्वी जो है आपका ये पूर्वी जो है पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये जो है स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है अगर पूछे तो सीधा बात रखी कहिएगा इस पे कौन कौन से क्या कहते हैं जी, महानगर, ठीक है, कौन कौन से महानगर को जोड़ने का काम करते हैं याद रखिएगा। पहला जो है सबसे पहला महानगर जो है यही है, महानगर चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये याद रखना, ज़्यादा कुछ आप लोग को इसमें ध्यान नहीं देना है।
जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र होते हैं और इसका रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा होता है, उसी का अधिकार होता है CPWD। और ये CPWD का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं राज्य राजमार्ग। अब देखो राज्य राजमार्ग जो होता है, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जिनके राज्य, जिनको क्या कहा जाता है, राज्य राजमार्ग कहते हैं। और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में इनकी व्यवस्था और निर्माण जिम्मेदारी जो है सार्वजनिक निर्माण किस विभाग के द्वारा होता है, PWD के विभाग से होता है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। राज्य राजमार्ग क्या करता है, राज्यों की राजधानी को राज्य मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। राज्य राजमार्ग, अब यहाँ पे हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय, ठीक है, से जोड़ते हैं। ओके, आ जाओ भाई, आगे देख लो। यहाँ पे आगे है जिला मार्ग। ये सड़क जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है और इन सड़कों का उत्तरदायित्व जिला के जिला परिषद का होता है। ये चीज समझ में आ गया। देखो पहला चीज यहाँ से समझो आप लोग, ठीक है। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर नहीं समझ में आया, तो सबसे पॉइंट जो है मेन पॉइंट से याद रखो। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो है महानगर को जोड़ने का काम करता है। महानगर क्या गो है, 4 गो, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सबसे पहला महानगर कौन सा है, तो आपको याद रखना है मुंबई। और ये जो है मुंबई कोलकाता को जोड़ता है। देखो मुंबई जो है, मुंबई कोलकाता और मुंबई कोलकाता चेन्नई, हम इसलिए इस तरह से बना दिए ताकि आपको याद रहे कि स्वर्ण चतुर्भुज महा राजमार्ग है, इसलिए मैंने किया इस तरह से मिटा दिया चतुर्भुज, इस तरह से याद रहेगा आप लोग को, ये याद रखना है, ठीक है। और इसका जो निर्माण का जो कार्य प्राधिकरण किसके अंदर रहता है, तो याद रखना NHAI के द्वारा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक है। आगे जो मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है और ये जो है इसका रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है CPWD। ओके, आगे आ जाता है राज्य राजमार्ग। तो ये जो है राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है और इसका जो है जिम्मेदारी कौन लेता है, PWD लेता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं जिला मार्ग। जिला मार्ग जो होता है ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र है उसको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करता है। सड़क ऐसी बनाई जाती है और इसका दायित्व किसके अधीन रहता है, तो जिला परिषद के द्वारा, ठीक है, किसके, जिला परिषद के द्वारा। ओके, आ जाइए, ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को। जो अन्य सड़कें हैं, जो अन्य दोसर वगैरह जो सड़क है, वो सड़क ग्रामीण को शहरी क्षेत्र में जोड़ने का काम करता है। ग्राम को कहाँ, शहरी क्षेत्र में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों का विकास का विशेष प्रोत्साहन मिला है। ओके, कोई दिक्कत ये चीज़ समझने में आप लोग को। सीमांत सड़क जो मैंने आप लोग को बताया, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सड़कों को देख रेख करती है। यह संगठन 1960 में बनाया गया है, जिसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण, इन सड़कों का विकास, दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही सरल हुई है। जहाँ पे जाने का जो है सीमांत रेखा, वही हो गया सीमांत सड़कें, जहाँ पे आने जाने का साधन नहीं था वहाँ पे बना दिया गया। जैसे देख लो पहाड़ वहाड़ पे सड़क बना दिया, तो वो सब हो गया।
तो जहाँ पे आवाजाही का साधन नहीं था वहाँ पे जो सड़क निर्माण किया गया वो सीमांत सड़कें कहलाती है। आगे हम लोग देखते हैं सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। अब समझो, देखो ये जो है सड़क वाला परिवहन, सड़क परिवहन जिसपे बस वगैरह चलता है, ऑटो फोटो सब चलता है, ओकरा में पैसा बढ़िया छाप लेता है। लेकिन जो सरकारी चीज होता है ओकरा पे बिना टिकट एक लोग जाता है कि नहीं जी। टिकट नहीं हो कटाएगा तो यो कहेगा नहीं हम जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात की रेलवे जो है बहुत ही घाटे में जाती है। कहीं मोदी जी, अभी तो उस चीज की चर्चा चल ही रही है रेल बेचने की, और कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर में चला गया, प्राइवेट में चला गया रेल को, अगर प्राइवेट किसी कंपनी को दे दिया तो फिर भैया पैसा असूल के लेगा आपसे। जैसे कि बिजली में पहले की करता था लोग, बिले नहीं जमा करता था, मोदी जी दिमाग लगाए बिजली बेच दिया। अब बिजली बेच दिया तब आराम से रिचार्ज करवाइए तब जलेगा, नहीं तो बैठे रहिए कोनो दिक्कत नहीं। तो अपने तरीका से पैसा निकालने के लिए जानता है। जो कंपनी उतने बड़ा पैसा दे के आपसे खरीद रहा है तो पैसा निकालने का तरीका भी अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा रेलवे में लगा देगा फाटक, बिना टिकट के आप एंट्री ही नहीं ले सकते हैं, जंक्शन पे जा ही नहीं सकते हैं। तो अब बताइए अगर ये कर दिया जाए, भारत सरकार अगर खुद कर दे, मान लिया जाए ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ये वाला, ठीक है। और अब कुछ लोग कहेंगे सर कि ये जो है मान लो ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये दोनों तरफ से स्टेशन है, ठीक है, रेलवे है, रेलवे ये ट्रैक है, ये दोनों तरफ से स्टेशन है। अब कुछ लोग दिमाग लगाएगा, कहेगा सर जी आप कहिएगा ये जो प्लेटफॉर्म पे इधर से नहीं घुसने दिया जाएगा। अब बिहार के लोग, झारखंड के लोग और भाई यूपी के लोग, ये लोग तो ये हो दे के दावा रेवनिया मार देता है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे इस तरह का एक फाटक टाइप का बनाना है, इस तरह सिर्फ ट्रेन पास हो और कुछ पास नहीं हो, ठीक है। और ज़्यादातर यहीं पे टीटी को रखने दो, यहीं दोनों गेट पे लगा दो, दो चार गो इधर 2 गो उधर रह जाएगा, हो गया कहानी हिट है। 4 में तो काम चल जाएगा। 2 गो एक साइड में इधर एगो आदमी है, एक साइड में इधर एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहीं पे परमानेंट उसका ड्यूटी दे दो। अब कोनो केकरो हिम्मत होगा बिना टिकट के जाने का, नहीं, लेकिन सरकार ऐसी नहीं कर सकती है, ठीक है। कहेगा ऐसा किया सरकार को वोटे नहीं देंगे, इसलिए वो की करता अपना ऊपर नहीं रख के देता है कंपनी को, ले अब पैसा भर। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया, निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है, हमें घरों तक पहुंचाती है भैया, जहां मर्जी वहां उतर जाओ। पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी हम आसानी से जा सकते हैं। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी रूप से काम करती है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतने बच्चे नहीं हैं, पहला दूसरा वाला जो आपको बताएं ये आप समझ ही गए होंगे। सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रही है। लगभग आधी सड़कें कच्ची रहती है, जहां पे वर्षा हो गया तो एकदम खदा खुदी हो जाता है, पूरे की गाड़ी नहीं जा सकता, तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहते हैं। यातायात यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कों अपर्याप्त है, जितना होना चाहिए सड़कें उतनी सड़क नहीं है, कम पड़ रहा है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। बढ़ते हुए वाहनों का कारण सड़कें तंग व भीड़, कहीं कहीं ट्रैफिक लग जाता है, 10 मिनट का रास्ता में 2 घंटा लग जाता है, ये भी है। इससे सड़कों पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए सड़क पे जो है ध्यान देना होगा, नियम कानून लागू भी करना होगा। अब देखो आइए रेल परिवहन, रेल परिवहन का हम लोग सबसे पहले तो लाभ जान लेंगे। रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि, ये सब चीज के लिए तो बहुत बढ़िया है। देश के विभिन्न हिस्सों तक आपस में जोड़कर राष्ट्रीय के एकीकरण में सहायक भी है, और उद्योग व कृषि को तीव्र गति से विकास के लिए रेलवे उत्तरदायी है। खाद उद आराम से दूसरे राज्य से आराम से अपने राज्य में चलाता है कम रुपया में। भारतीय रेल परिवहन 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, याद रखिएगा ये पॉइंट। भारतीय रेल परिवहन 16, ठीक है, संकलित किया गया, प्रखंडों में संकलित किया गया है।
आगे हम लोग देखते हैं समस्या क्या होता है। बिना टिकट का यात्रा करेगा लोग, चोरी व रेल संपत्ति का नुकसान करेगा। आप देखो भैया ट्रेन पे लिखा रहता है यह आपकी संपत्ति है, आप इसे नुकसान नहीं पहुंचाने। रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, तो लड़का सब की करता है अपने संपत्ति है, मार फेट सीट फाड़ देता है, एसी वाला में जाएगा तकिया चुरा के आ जाएगा, बेड शीट चुरा के आ जाएगा। ये सब रेलवे को घाटा लगाने का काम करता है, और इसको घाटा नहीं लगता है। रेलवे को घाटा की लगेगा, जो धोबी वगैरह होता है, जो धोने का काम करता है, उनको वो घाटा लग जाता है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। बिना वजह चेन खींच कर रेल को रोक देता है। हमारे घर यहीं है, ससुराल हम यहीं है, हम यहीं रोकेंगे। रेलों का समय से नहीं चलना, ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये सब समस्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेलों के जाल असमान वितरण के कारण क्या है। मैदानी भाग निर्माण व लागत कम और आसान है। ठीक है, मैदानी भाग में जो है निर्माण किया जाता है, लागत कम और आसान भी है। पर्वतीय भागों में निर्माण कठिन है, लागत अधिक होती है। मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा है। मरुस्थलीय या पठारी भाग में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेल का घनत्व जो है क्या कम है। प्रशासनिक कारणों व सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे विकास प्रभावित होता है। ओके, आगे आ जाओ। आगे हम लोग देखते हैं पाइपलाइन। पहले शहर में उद्योग तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग होता था। पहले शहरों में उद्योग तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए काम आता था। अब कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, संशोधन लाओ, उर्वरक कारखाना, ताप विद्युत गृह तक पहुंचाना, ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तन करके पहुंचाना, यह सब किसके द्वारा होता है? पाइपलाइन के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पाइपलाइन का जो जाल है, असम से कानपुर तक, और गुजरात सलाया से जालंधर तक, और गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। ये महत्वपूर्ण पाइपलाइन जाल है जो असम से कानपुर को जोड़ता है पाइपलाइन, और गुजरात को जालंधर से और गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। ये है महत्वपूर्ण पाइपलाइन। आगे देखते हैं हम लोग पाइपलाइन परिवहन का लाभ क्या है। पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। समय की बचत होती है भाई, बीच की जो है चोरी और बर्बादी का रोक भी होता है। लेकिन भैया देखो, पाइपलाइन अगर लगा दिया तो लोग को पता नहीं चलता कहाँ से क्या निकल रहा है, छिड़ेगा नहीं, जल्दी छिड़ता नहीं, कुछ और दिमागे नहीं काम करेगा कि जा रहा है नहीं जा रहा है, इसलिए चोरी भी से बच जाता है। पाइपलाइन बिछाने का लागत अधिक है, परंतु इसके चलाने का लागत जो है कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, रेल पे जो है बढ़ते दबाव जो था उसको कम कर दिया गया है पाइपलाइन के द्वारा। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ दिया है पाइपलाइन से ही। बात समझ में आ रहा है? अब जल परिवहन हम लोग देखते हैं। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। स्थूल व भारी सामान को ले जाने में सहायक होती है। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल होता है। विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो है 14,500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, अब देखो भारत में जो है अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग जो है 14,000 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर ही मार्ग जो है मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जी भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद, ठीक है, याद रखना, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। सदिया व धुबरी के
मध्य 891 किलोमीटर लंबा जो ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। आगे देख लो, केरल में पश्चिम तटीय नहर के कोटापुरम, ठीक है, कोटापुरम से कोल्लम, ठीक है, कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपककरा, ठीक है, चंपककरा नहरें जो 205 किलोमीटर है। देखो केरल का नाम अलग अलग रहता है। केरल में पश्चिम तट नहर के कोटापुरम कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपककरा नहरें जो है 205 किलोमीटर के। काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा और पेंदुचेरी, ठीक है, काकीनाडा और पेंडुचेरी नहर जो है स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार जो है 1078 किलोमीटर है। मताई नदी और महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार जो है 588 किलोमीटर है। ओके, आ जाओ भाई। अब देखो प्रमुख समुद्री पतन जो है वो भारत का जो है, भारत की अगर मैं बात करूं 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा के साथ 12 प्रमुख 200 मध्य व छोटे पतन है। वे प्रमुख पतन देश के 95% विदेशी व्यापार से संचालित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख पतन जो है कौन कौन से। भारत के पश्चिम घाट के प्रमुख पतन जो है कांडाला दीनदयाल पतन जिसको बोला जाता है। गुजरात में स्थित स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पतन जो एक ज्वारीय पतन है। मुंबई पतन महाराष्ट्र के स्थित सबसे बड़ा पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में स्थित, इसका विकास मुंबई पतन से हुआ है। मारमगाओ, ठीक है, मारमगाओ पतन जो गोवा में स्थित है, लौह अयस्क के 50% निर्यात यहीं से किया जाता है। न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित है जो केंद्र मुख्य की खान से लोह निर्यात करवाता है। कोची केरल लेगुन के मुहाने पर स्थित है जो प्राकृतिक पतन है। भारत के प्रमुख पतन जो पश्चिमी घाट के जो प्रमुख पतन है कांडाला, मुंबई पतन, मारमगाओ पतन और न्यू मंगलोर, ठीक है, और कोची केरल। तो ये जो कांडाला है गुजरात में स्थित है, ठीक है, मुंबई पतन तो मुंबई में ही है सबसे बड़ा पतन, और जवाहरलाल नेहरू पतन भी जो है महाराष्ट्र में ही है, और ये मुंबई पतन के बाद इसका विकास हुआ है। मारमगाओ जो है गोवा में स्थित है, ठीक है, और मारमगाओ पतन जो है यहाँ से लोहा और अयस्क का निर्यात होता है 50%। और ये जो न्यू मंगलोर है, ठीक है, न्यू मंगलोर है, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कोची केरल लेगुन के मुहाने पे ये स्थित है। ये सब पतन है। भारत में पूर्वी घाट के प्रमुख पतन कौन कौन से? पूर्वी घाट के तूतीकोरिन पतन, चेन्नई पतन, विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापट्टनम पतन और पारादीप पतन, कोलकाता पतन, हल्दिया पतन, ये सब पतन जो है भारत के पूर्वी, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था भारत के पश्चिमी प्रमुख पतन ये सब हो गया आपका कांडाला, मुंबई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन और मारमगाओ पतन और न्यू मैंगलोर और कोची केरल। आगे मैंने इधर आपको बता रहा हूँ पूर्वी घाट के प्रमुख पतन। भारत के पूर्वी घाट के प्रमुख पतन तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप पतन, कोलकाता पतन, हल्दिया पतन। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो तूतीकोरिन पतन है ये तमिलनाडु में स्थित है, जो प्राकृतिक पतन से सबसे पुराना कृत्रिम पतन है। चेन्नई पतन जो तमिलनाडु में स्थित है और प्राकृतिक पतन से सबसे पुराना, ये भी कृत्रिम पतन है। लग रहा गलत लिखा गया क्या? एक ही चीज बार बार लिखा गया है क्या? कैसे हो गया?
ये चेन्नई में ही होगा ना, तमिलनाडु, तूतीकोरिन हो गया ये तमिलनाडु में, ये चेन्नई में ही है, चेन्नई में ही है। और भारत का जो है ये जो है चेन्नई जो है, चेन्नई पतन भारत का दूसरा सबसे बड़ा पतन है। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है जो सबसे गहरा पतन है। पारादीप पतन उड़ीसा में स्थित है जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए कोलकाता पतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अंतःस्थलीय नदी पतन है हल्दिया, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कलकत्ता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पतन को बनाया गया है। ओके, आ जाओ भाई, अब हम लोग देखते हैं वायु परिवहन। तीव्रतम, तीव्रतम मतलब सबसे अधिक गति तेज, ठीक है। आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन के साधन है। अति दुर्गम, जहां पे नहीं जा सकते हैं वैसे स्थानों पर, ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल या लंबी समुद्री रास्ता को पार करने के लिए वायु परिवहन का हम लोग उपयोग करते हैं जी। समझ में आया? देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफी सहायक है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने का काम करता है। देखते थे ना पहले बचपन में, जब बाढ़ आता था, अगर कुछ हो गया, नदी उदी सगरे हो गया, तो लोग को खाना देने के लिए हवाई हेलीकॉप्टर आता था, आराम से दे देता था। ये साधन हुआ। तीव्र गति, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन है। अति दुर्गम, जहाँ पे नहीं जाने का साधन है वहाँ पे भी वायु परिवहन से जा सकते। पर्वत पठार सब जगह आप जा सकते हैं इससे। वायु परिवहन का समस्या क्या है मेरे भाई? ठीक है, देखो भाई ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में हम ही हैं, ठीक है। और हम लोग सफ़र कर चुके हैं। हम इससे पहले बता दें आप लोग, हम पटना से दिल्ली गए थे और हमें जाने में जो समय लगा था वो 45 से 50 मिनट का ही समय लगा था। मैंने वो टाइम नोट किया था। और देख रहे हैं ये उस समय ठंडे का मौसम था, अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है। उस समय दाढ़ी वगैरह भी बड़ा था, वैसे अभी भी है, बट कैप वगैरह लगे। आई होप आप पहचान सकते हो कि हम ही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, वायु परिवहन के सभी व्यक्तियों की पहुँच में नहीं है। देखो सब इसको कम, सबके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि सब उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पैसा जितना लिया जाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि पटना से दिल्ली, ठीक है, पटना से दिल्ली जाने में ट्रेन में आपको 250-300 का टिकट मिल जाएगा जनरल वाला। अगर स्लीपर वाला लेते हैं तो 1000 रुपया का मिल जाएगा। अगर एसी वाला लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 1600 या 2000 की टिकट आएगी। सेम उसका दोगुना कर दो, 2000 का दोगुना कर दो, मतलब 4000 रुपया सिर्फ आपको पटना से मुंबई जाने में लगेगा। तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सभी व्यक्ति नहीं कर पाते। ये महंगा संसाधन है, ठीक है। मौसमी परिस्थितियों में ये जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर मौसम गड़बड़ है तो ये नहीं चले जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल जो ये कॉफ़ी दे रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। इधर से भैया हम गए थे एयर इंडिया में, तो उधर से हमको खाना वगैरह फ्री में दिया था। उधर से आ रहे थे दिल्ली से, कहाँ, पटना, तो वहाँ पे हमें, मैंने सोचा जब फ्री में ही देता है तो उधर से आते, उधर से मतलब सर क्या चाहिए चाहिए, आज हम ऑर्डर करते, कॉफ़ी दे देना, खाना दे देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो है कॉफ़ी जो पड़ा था हमें 450 रुपया का कॉफ़ी पड़ा था, देख रहे ना, पानी टाइप का लग रहा है। चलो ये जो है मैंने ये निकाला था, जो अगर वायुयान जो समस्या अगर कुछ हो जाता है तो कहता है ना वो लगा के उड़ जाओ, पता ना, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोला जाता है, बेल्ट कुछ बोला जाता है ना, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये जो है बैग होता है, कुछ यहाँ पे लिखा होगा ना, शायद मैं पढ़ने की कोशिश करूँ। अच्छा कुछ भी रहे, मतलब
इसको खोल के हमने देखा, क्योंकि लोग ये सीट के अंदर लगा रहता, और जब जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे यहाँ से निकालना है, अगर इमरजेंसी कुछ हुआ तो आप उसे पहन के कूद जाएंगे तो आपकी जान बच जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये पहले जो है उड़ाने से पहले देखा जाता है उनकी टायर कैसी है, नहीं है, क्या कमी है, नहीं है, इंजन को पहले चेक किया जाता है, उसके बाद उड़ान भरती है। अब यहाँ पे देख लो, ये जो है यहीं पे हम बैठे हुए थे, चलो इधर विंडो सीट पे ये भैया बैठे हुए थे, इनको पता नहीं, हम नहीं जानते थे, बोले भैया हम पहली बार सफ़र कर रहे हैं, अगर सीट दे देते तो मज़ा आ जाता। बोला ठीक है कोई नहीं, तो बदल लिए थे, कोई दिक्कत नहीं, आप बदल सकते हैं, बोर्डिंग टाइम ही आप बदल सकते हैं। तो ये हुआ, ये हम हैं, ठीक है पूरा, और यहाँ पे ये अनिल सर है, ठीक है, अभी पानी पी रहे। चलो दूसरी बात की, ये सब जो है यहाँ पे देखो, जब हम कभी नहीं खाए थे जो क्या कहते हैं मक्का का सब्जी नहीं खाए थे, पता नहीं वहाँ पे ये दिए थे मक्का का सब्जी, इसे कॉर्न बोला जाता है ना। और ये शाकाहारी भोजन आपको दिख रहा होगा, ग्रीन है, शाकाहारी होगा, दही था, इसमें चम्मच वगैरह था, पानी की बोतल थी, ये सब चीज़ें दिया जाता था। अगर वहाँ पे पेस्टी जो होता है, पेस्टी वगैरह खाते हैं तो 10 रुपये में मिल जाता है, बाहर में 20 रुपये में मिल जाता है, वहाँ पे 350 का है। तो इसलिए कहा जाता है वायु परिवहन में जो समस्या है ये है कि सभी व्यक्ति के पहुँच में नहीं है, महंगा साधन है, और मौसमी परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं ये चीज़ें, इसलिए ध्यान भी रखना, जितना सुविधाजनक चीज़ें होती है उतना ही कष्टदायक हो सकती है। ओके हालांकि जब हमने बहुत सारा चीज़ वहाँ पे गौर किया कि भाई देखते हैं अपने मोबाइल फ्लाइट मोड में जाता है कि नहीं जाता, वही हुआ था, नॉर्मल नेटवर्क के उड़ गया था, जब 2000 फीट पर गया तो एकदम नेटवर्क उड़ गया। और मैंने खुद गौर किया था, और वहाँ पे बोला गया था कि भाई सभी जितने भी फ़ोन हैं आप अपना फ़्लाइट मोड में डाल लें, तो मैंने भी रख लिया था, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भैया हमारे वजह से, हमारे नेट वन होने की वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो कितने आदमी का जान जाएगा, इसलिए उनकी बात मानना पड़ता है, ठीक है। एकदम सीट बेल्ट लगाए हैं, मेरा तो नहीं दिख रहा है, बट अनिल सर देखो ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये सीट बेल्ट ही था, सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ओके चलो भैया, हम अपने बारे में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी अपने बारे में बड़ाई कर रहे हैं, नहीं, हम आपको दिखा रहे थे कि हमने जो वहाँ पे देखा, जो मैंने महसूस किया वहाँ पे। बाकी सारी सुविधाएं जो अच्छी रहती है, जैसे जाएंगे एकदम एयर जो वहाँ पर जो लोग को आमंत्रित करने के लिए थे, एकदम गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड वेलकम सर, वेलकम सर, ये सब चीज़ें वहाँ पर नेचुरली होते रहता है जब तक आप वहाँ हैं। हमारे सर दर्द करने लगा, बोले देखो मेरा सर दर्द करने लगा ऊपर पे, आई थोड़ा सा, एक लड़की थी बढ़िया सा, ऐसे ऐसे मसाज वगैरह किया, चलो भाई ठीक हो गया। उसके बाद उतरे तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, उतरो जाओ अपना सामान लेके, चलो भाई ये तो हो गया। वायु परिवहन का महत्व क्या है? आरामदायक साधन है, सभी साधनों का मुकाबला सबसे तेज है, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त हो, कम समय में दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है, बॉर्डर पर सेना को रख रखाव हुए भोजन सामग्री हेतु पहुंचाने का ये कार्य करता है। भारत के मुख्य हवाई अड्डा जो है राजा सांसी अमृतसर पंजाब में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, मीनम कक्कम चेन्नई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, राजीव गांधी हैदराबाद में है, और जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में पड़ता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसका नाम नहीं दे रखा। मुख्य हवाई अड्डा जो है ये राजशाही अमृतसर पंजाब में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी मुंबई में है, नीमन कक्कम ठीक है चेन्नई में है, नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता में है, राजीव गांधी हैदराबाद में है। ओके, संचार सेवा की बात करें, भारत में टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म में टेलीफोन आदि द्वारा निजी संचार एवं जन संचार की सुविधा उपलब्ध भी है, ये तो आप लोग जानते ही। निजी संचार के अंतर्गत आ जाता है कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी, पहली श्रेणी का डाक समझी जाती है, द्वितीय श्रेणी का डाक में रजिस्टर, ठीक है। देखो चिट्ठी जो होता है डाकिया नहीं खोलता है, एकदम कार्ड बंद रहता है, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी के डाक समझी जाती है, द्वितीय श्रेणी के डाक में
रजिस्टर्ड पैकेज, किताबें, अखबार, मैगजीन शामिल होते हैं। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार की शीघ्रतम हेतु हाल में 6 डाक मार्ग बनाए गए। दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं जनसंचार। जनसंचार में लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपती है। मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियों के विषय में जानकारी देते हैं। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। ठीक है, और अवकाश वाणी राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। हालांकि आज के डेट में तो हम लोग सारा चीज़ कहाँ मोबाइल में ही देख लेते हैं जी। ओके, संचार के साधनों से होने वाला लाभ। स्वास्थ्य मनोरंजन करता है। संचार के जो साधनों से जो है लाभ क्या है? स्वास्थ्य मनोरंजन क्या करता है? ये मनोरंजन करता है, सीधी बात। राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। ज्ञानवर्धक भी है, तो ज्ञान के लिए खराब भी करता है। खेल संबंधी कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है संचार के माध्यम से, दूरदर्शन, राष्ट्रीय समाचार एवं संदेश के माध्यम से। ओके, आगे हम लोग देखते हैं व्यापार। व्यापार में आ जाता है राज्यों एवं देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक है। आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब किसी देश को देना। आयात व निर्यात अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान, देना और लेना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देश के 95% व्यापार समुद्री मार्गों से किया जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि साधनों का उपलब्धता क्षेत्रीय होते हैं, अर्थात इसका वितरण आसान है और समान है। व्यापारी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे व्यापारी जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें ही व्यापारी कहा जाता है। आगे है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में किसी देश के आयात मूल्य और निर्यात मूल्य के अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दी। असंतुलित व्यापार किसको कहते हैं? निर्यात की अपेक्षा अधिक होती है और आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। जब आयात और निर्यात बराबर हो तो संतुलित व्यापार हुआ। आयात निर्यात क्या होता है मैंने बता ही दिया आप लोग को। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में अंतर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर क्या है? दो देशों के बीच होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये नहीं कि 10 रुपया 20 रुपया वाला नहीं। विदेशी मुद्रा का आयात प्रदान होता है, मतलब विदेशी मुद्रा आते हैं, पूरे लोक हित आवश्यकताओं की पूरी करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो स्थानीय व्यापार होता है गांव, कस्बा या शहरों के बीच में होता है, छोटे पैमानों पर किया जाता है। देश की पूंजी उस देश में ही रह जाती है। क्षेत्र विदेश के लोगों को आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ये स्थानीय व्यापार। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं कहने का कारण क्या है। देखो, हर चीज़ जुड़ा हुआ है। अगर मैं परिवहन की बात करूँ, अगर परिवहन नहीं होगा तो एक देश दूसरे देश से जुड़ेगा नहीं, तो फिर अर्थव्यवस्था क्या होगा? डगमगाएगा। यही बात है, परिवहन और संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे को पूरक है और देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाने का काम करती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक एवं सुविधापूर्ण हो जाती है। जो दूसरे देश में, मान लिया जाए कोरोना का आविष्कार, कोरोना तो आया चाइना से, ठीक है, लेकिन मेडिसिन दूसरे देश ने बनाया, फिर भारत ने बनाया। उसी चीज़ अगर मान लिया जाए अभी आज के डेट में देखा जाए तो 90% लोग जो है चाइनीज मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग से भी वो कुछ लेते हैं, हम लोग भी उनसे कुछ लेते रहते हैं। सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पर्यटन एक व्यापार के रूप में है। पर्यटन का मतलब हो गया घूमना फिरना। देखते हैं भारत में जो है दूसरे देश के जो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि भारत के लोग कम जाएं, लेकिन दूसरे देश के लोग अपने देश में ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे जो है बहुत चीज़ उन्हें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ का जो संस्कार है, कल्चर है, उनको बहुत अच्छा लगता है विदेशी लोग को, समझे। तो लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवस्था में लगे हुए हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को विकास करता है। भारत की कला, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर विदेशी लोगों की को परिचित करवाते हैं। ये भी एक काम हो गया, एक परिवार के रूप में काम करता है। दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें।
पर्यटन के नए रूप, विरासत पर्यटन जो पहले से हम लोग के पास है, पर्यटन जो घूमने के क्षेत्र, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, परिपर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन, ये सब है। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, मतलब घूमने फिरने आते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास के किस प्रकार सहायक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं, अपना खाना पीना हर चीज वहीं से वो सेटल हो गए हैं। स्थानीय हस्तकला, सांस्कृतिक उद्यम और विकास में अवसर प्राप्त हुआ है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा मिलता है। यही तक था आप लोग का अध्याय, और ये पूरी की पूरी अध्याय जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है। और आप लोग को इतना बड़ा थैंक यू हम दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं। तो आप लोग जो है इतना बड़ा जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हमने भूगोल को जो है रफा दफा कर दिया, इतिहास भी आप लोग का रफा दफा है, राजनीतिक शास्त्र भी रफा दफा है। तो अब जो बच्चा है ना, उसको हम रफा दफा करेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। सबसे पहले, ठीक है, कितना यूट्यूब चैनल हो कोई टेंशन नहीं, हमने टारगेट लिया था कि 7 से 8 दिन में या 10 दिन में मैं आपका भूगोल ख़त्म कर दूंगा। लोगों के चैनल पे तो सालों भर चलते रहती है, लेकिन हमने अपना वादा निभाया कि इसे ख़त्म कर दिया। वन शॉट ख़त्म करने में मज़ा आता है और विद्यार्थी को समझ में आ जाता है। जो क्वालिटी कंटेंट होता है वो ज़्यादा देर की नहीं होती है, अच्छी चीज़ें ज़्यादा देर की नहीं होती, अच्छी चीज़ें जल्दी समझ में आना चाहिए। ओके, चलो भाई, वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल अपने हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। अगर आप लोग जो है इसके पहले पार्ट को नहीं देखे, पार्ट करें हैं, इससे पहले वाला अध्याय को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और थैंक यू, मिलते हैं बाद में।